हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 16 नवंबर 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग हम ले रहे हैं, बताएं कैसे रोकेंगे वायु प्रदूषण। ये स्टेटमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने जो वायु प्रदूषण दिल्ली में या फिर आप कह सकते हैं एनसीआर में फैला हुआ है उसको लेकर टिप्पणी की है और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि आपने अभी तक वायु प्रदूषण को लेकर क्या किया है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का ठीकरा पराली पर फोड़ा जाता रहा है, लेकिन सोमवार को केंद्र सरकार की ओर से दायर जवाब में पराली की भूमिका सीमित बताए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर इस पर हाय तौबा की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार संबंधित राज्यों के साथ मंगलवार को आपात बैठक करके शाम तक तय करे कि प्रदूषण कम करने के लिए उसकी क्या कार्य योजना है। बैठक में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब व दिल्ली के संबंधित प्रमुख सचिव हिस्सा लेंगे। दिल्ली सरकार ने कहा कि वह प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन लागू करने को तैयार है, लेकिन एनसीआर में लॉकडाउन नहीं होने से इसका सीमित असर होगा। इस पर कोर्ट ने केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे भी दिल्ली की तरह अपने अधिकारियों को घर से काम करना यानी कि वर्क फ्रॉम होम लागू करने पर विचार करें। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की पीठ ने प्रदूषण से निपटने के उपाय करने और कार्य योजना बनाने के लिए सरकार को मंगलवार तक का समय देते हुए मामले को बुधवार को फिर सुनवाई पर लगाने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट न्यूज है, अमेरिका से 30 प्रीडेटर ड्रोन की खरीद को मंजूरी जल्द। अमेरिका के साथ सैन्य संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कड़ा कदम उठाते हुए रक्षा मंत्रालय जल्द ही सेना के तीनों अंगों के लिए 30 प्रीडेटर ड्रोन की खरीद को मंजूरी प्रदान कर सकता है। इस संबंध में विचार के लिए जल्द ही उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि रक्षा सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में 20,000 करोड़ रुपए की लागत से इन ड्रोन की खरीद पर विचार किया जा रहा है। अगर इसमें खरीद को मंजूरी दे दी गई तो इसे रक्षा खरीद परिषद की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद सौदे को अंतिम मंजूरी रक्षा मामलों की कैबिनेट समिति प्रदान करेगी। सूत्रों के मुताबिक भारत और अमेरिका इस सौदे पर 2 साल से अधिक समय से बातचीत कर रहे हैं। भारतीय नौसेना इस खरीद की पैरवी का नेतृत्व कर रही है। खरीदे जाने पर सेना के तीनों अंगों को 10-10 ड्रोन मिलेंगे, जिनका इस्तेमाल निगरानी के साथ साथ जरूरत के मुताबिक लक्ष्य को भेदने के लिए भी किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है कि सील वर्धन सिंह ने सीआईएसएफ के महानिदेशक का पदभार संभाला। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सील वर्धन सिंह ने सोमवार को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। नई दिल्ली के लोधी रोड पर सीजीओ कॉम्प्लेक्स में स्थित बल के मुख्यालय में प्रभार ग्रहण करने से पहले उन्हें पारंपरिक सलामी गारद दी गई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रभार ग्रहण करने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने डीजी को बल की वर्तमान संचालन ड्यूटी के बारे में जानकारी दी है। करीब 1.62 लाख कर्मियों वाला 1969 में गठित केंद्रीय अर्धसैनिक बल 64 हवाई अड्डे, एयर स्पेस में कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान, परमाणु प्रतिष्ठान, दिल्ली मेट्रो और लाल किला एवं ताजमहल जैसे ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा में तैनात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने पिछले सप्ताह ही सिंह को सीआईएसएफ का नया डीजी नियुक्त करने के आदेश को मंजूरी दी थी। एनएसजी के डीजी एमए गणपति बल का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। बल के डीजी सुबोध जायसवाल के सीबीआई निदेशक बनने के बाद इस वर्ष मई से सीआईएसएफ प्रमुख का पद अतिरिक्त प्रभार में चल रहा था। सीआईएसएफ के नए डीजी भारतीय पुलिस सेवा के 1986 बैच के बिहार कैडर के अधिकारी हैं। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से, क्रिप्टो करेंसी के नियमन पर कानून की सहमति, रोक की संभावना नहीं। क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते कारोबार और इससे उत्पन्न चुनौतियों व संभावनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुलाई गई बैठक के 2 दिन बाद सोमवार को वित्त मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति ने इस मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण बैठक की है।
भाजपा सांसद व पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, क्रिप्टो व ब्लॉकचेन चलाने वाली कंपनियों के संगठनों, उद्योग संगठनों और दूसरे पक्षकारों के साथ लंबा विमर्श किया है। समिति की सिफारिशों की जानकारी तो इसकी रिपोर्ट संसद में पेश होने के बाद मिलेगी, लेकिन मोटे तौर पर सभी पक्ष इस बात को स्वीकार करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को कानूनी नियमन के दायरे में लाने का समय आ गया है, ताकि इस क्षेत्र की सारी विसंगतियां दूर की जा सकें। क्रिप्टो करेंसी पर संसदीय समिति की यह पहली बैठक थी। बैठक के बाद सिन्हा ने बताया कि क्रिप्टो करेंसी का जिस तरह से विस्तार हो रहा है, उसे देखते हुए समिति के सदस्य इस बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। हम यह भी जानना चाहते थे कि यह कारोबार किस तरह से चल रहा है और इसके समक्ष किस तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। किसी भी झटके को सहने में सक्षम है देश, ये स्टेटमेंट दिया है आरबीआई ने। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल देबब्रत पात्रा ने कहा है कि पड़ोसी देशों से मिल रही चुनौतियों और कोरोना महामारी के बाद जैसी स्थिति से निपटने में देश पूरी तरह सक्षम है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और भारतीय सांख्यिकी संस्था द्वारा आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आर्थिक बुनियाद मजबूत है और किसी भी बाहरी खतरे से निपटने में हमारी तैयारी बेहतर है। उन्होंने कहा, भारत को बाहर से आने वाले खतरों को बेअसर करने के लिए अपनी व्यापक आर्थिक ताकत का उपयोग करना होगा। मैं इस ताकत को एक चुनौती के तौर पर प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय वातावरण देश के लिए चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि भारत वर्तमान में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अगर क्रय शक्ति की बात करें तो भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा, अनुमान है कि वर्ष 2040 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। मेरे विचार से यह अंतिम चुनौती होगी जिसे देश को पार करना होगा। नेक्स्ट न्यूज है कि देश को मिल सकती है पहली महिला सीईए। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम द्वारा पद छोड़ने की घोषणा के साथ ही उनके उत्तराधिकारी की तलाश शुरू हो चुकी है। ऐसी चर्चा है कि सरकार इस पद पर नियुक्ति के लिए किसी महिला के नाम को प्राथमिकता दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो देश में यह पहली बार होगा जब वित्त मंत्री और प्रमुख आर्थिक सलाहकार दोनों महिलाएं होंगी। बता दें कि मौजूदा सीईए का 3 साल का कार्यकाल 7 सितंबर को पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा है कि वह अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद शिक्षा जगत में वापस लौट जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक सरकार में 3 महिलाओं के नाम पर मंथन चल रहा है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की प्रमुख अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ का भी नाम है, जिन्होंने हाल ही में वहां अपना पद छोड़ने और शिक्षा के क्षेत्र में लौटने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा था कि वे अगले वर्ष जनवरी में आईएमएफ को छोड़ देंगी। इसके अलावा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर डॉक्टर पमी दुआ और नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की महानिदेशक पूनम गुप्ता के नाम पर चर्चा चल रही है। नेक्स्ट न्यूज है कि थोक महंगाई 5 महीनों के शीर्ष पर। महंगाई को लेकर जो आशंका हाल के हफ्तों में बनी थी वह सच साबित होती नजर आ रही है। इस वर्ष अक्टूबर की थोक महंगाई दर 12.54% के साथ 5 महीनों के उच्च स्तर पर पहुंच गई है, जो आम ग्राहकों के साथ साथ सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। सितंबर में यह दर 10.66%, जबकि पिछले वर्ष अक्टूबर में महज 1.31% थी। इससे पहले इस वर्ष मई में थोक महंगाई दर 13.11% रही थी। अक्टूबर में महंगाई का यह तेवर कोरोना की दूसरी लहर से इकोनॉमी के उबरने की तेज गति पर विपरीत असर डाल सकता है। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में जो पहला आर्टिकल लिखा गया है वो आर्थिक मामलों के जानकार भरत झुंझुनवाला द्वारा लिखा गया है कि विकास का जरिया बन सकती हैं नदियां। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट की सफलता को देखकर अक्सर कहा जाता है कि दिल्ली और अन्य शहरों में यमुना किनारे भी ऐसा किया जाए। निसंदेह साबरमती रिवर फ्रंट से अहमदाबाद का विकास हुआ है। वहां साप्ताहिक हाट की व्यवस्था की गई है। विस्थापितों को अन्यत्र बसाया गया है। साबरमती के पाट की चौड़ाई पहले 382 मीटर रह गई है। पाट के सिकुड़ने से बची भूमि के 80% हिस्से को खुला रखा गया है। इसमें कुछ जगह पर पौधारोपण हुआ है। खास बात यह है कि साबरमती पानी से लबालब भरी रहती है। इससे नयन सुख मिलने के साथ साथ भूमिगत जल का पुनर्भरण होगा। अपने देश में नदियों को मां कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा किनारे स्थित वाराणसी को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी
बनाने की बात कही थी। गंगा की भांति यमुना के प्रति भी देशवासियों की श्रद्धा है, इसलिए दोनों नदियों के संगम स्थल प्रयागराज को तीर्थ राज भी कहा जाता है। प्रयागराज में जिन यमुना का गंगा में मिलन होता है वह इन दिनों अपनी गंदगी को लेकर चर्चा में है। छठ के अवसर पर वह दिल्ली में इतनी प्रदूषित हो गई कि मानो उसमें जहर घुला हो। प्रदूषण के कारण उसमें झाग निकलने लगे। यमुना का पानी यमुनोत्री से चलता है तो वहां से नीचे आता है, लेकिन हरियाणा में यमुना नगर स्थित हथनी कुंड बैराज पर यमुना का लगभग पूरा पानी निकाल लिया जाता है। पानीपत और सोनीपत के पास यमुना अमूमन पूरी तरह सूख जाती है। यमुना को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी हथनी कुंड से छोड़ना होगा। इसी बीच एक बड़ा सवाल यह है कि रिवर फ्रंट के माध्यम से हम आखिर किन मानवीय जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं। मनोवैज्ञानी अब्राहम मास्लो के अनुसार मनुष्य की आवश्यकताओं की 7 श्रेणियां हैं। इसमें मनुष्य क्रमशः नीचे से ऊपर उठता है। ये श्रेणियां हैं भौतिक, सुरक्षा, आत्मीयता, स्वाभिमान, ज्ञान, सौंदर्य और आत्मज्ञान। जब हम नदी को कंक्रीट में बांधकर उसके तट पर मकान बनाते हैं तो उनमें भौतिक एवं सुरक्षा की निचली इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इसके विपरीत यदि हम नदी के पाट पर विस्तार कर उसे वनस्पतियां और प्राणियों से आबाद करते हैं तो हम अपनी ज्ञान एवं सौंदर्य संबंधी उच्च अभिलाषाओं की पूर्ति करते हैं। ऐसी स्थिति में दिल्ली वासी भी यमुना के शुद्ध जल से आचमन और स्नान करके आनंदित होने के साथ ही स्वास्थ्य लाभ भी उठा पाएंगे। कुछ आकलनों के अनुसार दिल्ली पर बाढ़ का भारी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि हिमालयी क्षेत्र में होने वाली भारी वर्षा कभी भी दिल्ली के लिए खतरा का सबब बन सकती है। नेक्स्ट है त्रिपुरा के बहाने महाराष्ट्र में उपद्रव। अभी देखिए, जो त्रिपुरा में सीओ को आतंकी हमले में मारा गया था, उसके बहाने जो महाराष्ट्र में उपद्रव किया गया है उसको लेकर लिखा गया है आर्टिकल, जो डिस्कस के लिए योग्य नहीं है। दूसरा है प्रदूषण से लड़ने का दिखावा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर जो फटकार लगाई है उस न्यूज़ को हम पहले ही पेज पर डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में जो पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं कि बाइडेन और चिनफिंग के बीच आज होगा वर्चुअल संवाद। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी में अपनी स्थिति को मजबूत करने के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ज्यादा ताकत के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से वर्चुअल वार्ता के लिए तैयार हैं। दुनिया के 2 सबसे ज्यादा ताकतवर नेताओं के बीच यह वार्ता मंगलवार को होगी। तनाव भरे संबंध के बीच हो रही इस वार्ता का सबसे प्रमुख मुद्दा ताइवान होने के संकेत हैं। इसको लेकर दोनों पक्षों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, जिसके अतिरिक्त हांगकांग, सिंजियांग, तिब्बत और आपसी व्यापार पर भी वार्ता हो सकती है। चिनफिंग इस मौके का इस्तेमाल खुद को उदार नेता के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन प्रमुख मसलों पर उनका रवैया पूर्ववत ही रहेगा। रक्षा संबंधों को नया आयाम देने के लिए नरवाने पहुंचे इजराइल। इजराइल के साथ संबंधों में बढ़ रही गर्माहट के बीच राजधानी तेल अवीव पहुंचे भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवाने ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने के बिंदुओं पर चर्चा की है। इस सिलसिले में जनरल नरवाने की वार्ता इजराइल की थल सेना के प्रमुख मेजर जनरल तमीर यदाई के साथ हुई है। भारतीय सेना के उप महानिदेशक ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। इजराइल ने अपने दौरे में जनरल एम नरवाने शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ ही बड़े नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इन मुलाकातों में दोनों देशों के रक्षा संबंधों को नया आयाम देने पर चर्चा होगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार दोनों देशों के शीर्ष सैन्य अधिकारी खास सैन्य संबंध स्थापित करने की रूपरेखा तैयार करेंगे। इससे पहले तेल अवीव पहुंचने पर जनरल नरवाने का वहां की सेना की ओर शानदार स्वागत किया गया। सेना के जवानों ने जनरल नरवाने को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। करीब 30 वर्षों के दोनों देशों के संबंधों के हाल के वर्षों में खास प्रगति हुई है। तो ये आज का 16 नवंबर 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।